गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः आज की इस ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका प्यारा दोस्त गिरधारी कुमावत आज आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसके विभागों के बारे में एक विशेष जानकारी का वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना और इस वीडियो का कितना प्रतिशत भाग आपके लिए उपयोगी है उसको ज़रूर मुझे बताना। साथियों, यहाँ से जो मैं आपके सामने स्टडी मटेरियल की एक विशेष पीडीएफ तैयार करके आपको स्टडी करवा रहा हूँ, साथ ही साथ अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी अपने साथ रहेगी और आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर अपने मैथ की क्लास और कंप्यूटर की क्लास भी शुरू होने वाली है और इंग्लिश की भी क्लास बहुत जल्द अपने इस चैनल पर शुरू कर दी जाएगी। यानी कि ग्राम सेवक का कोर्स है साथियों। तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट है और 5वां सब्जेक्ट की क्लास 1 या 2 दिन के अंदर अंदर शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आपका अमूल्य सपोर्ट जो आप बनाए रखे हैं इसको आप लगातार बनाए रखना। मुझे आपसे पूरा विश्वास और आशा है कि आप मुझे अपना अमूल्य प्यार और अमूल्य सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। तो सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास के अंदर, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अपने भूगोल के अंदर पढ़ें तो भूगोल के अंदर अपनी सबसे पहले पढ़ते हैं भूगोल के अंदर क्या भूमिका होती है इस भूगोल टॉपिक की, इसमें क्या क्या चीज़ अपने को पढ़नी है। मैं आपको आज एक बेसिक जानकारी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो देखिएगा कि भौगोलिक प्रदेश के अध्ययन में सभी भौतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय पक्षों को समाहित किया जाता है। किसी भौगोलिक प्रदेश का आधार उसका भौतिक प्रदेश होता है। यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश में साथियों भौतिक का भी समाहित होता है, सांस्कृतिक ज्ञान भी शामिल होता है और वहाँ की वातावरणीय स्थिति यानी कि पारिस्थितिकी वहाँ की कैसी है, उन सभी का अध्ययन ही भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं आपके सामने एक एक पॉइंट की बात करते हुए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि भौतिक प्रदेश वह विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें उत्सावत जलवायु, मृदा, वनस्पति इत्यादि का औसत और आंतरिक समरूपता पाई जाती है। कि भौतिक प्रदेश में साथियों अपन यहाँ पर समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यहाँ की जलवायु कितनी है, यहाँ की मृदा कैसी है और यहाँ की वनस्पति कैसी है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से हम करने वाले हैं। और एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करते हुए हम इस क्लास को यानी कि इसी प्रकार की क्लासें निरंतर चलाते रहेंगे और आने वाले कुछ दिनों के अंदर अपना ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, निष्कर्ष की बात करें इसके तो उपयुक्त के समग्र विवेचन, विश्लेषण और परिशीलन के उपरांत 4 के रूप में ये निरूपित किया जाता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, औद्योगिकरण, नवीनीकरण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण भौतिक प्रदेश की संरचना और पर्यावरणीय में नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए धारणीय विकास एवं भौतिक प्रदेशों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। जी हाँ साथियों, आज के ज़माने में बात करें तो आज के ज़माने में जलवायु में काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। आधुनिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जगह जगह पर उद्योग लग रहे हैं, नवीनीकरण है, मानवीय अनेक प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों के कारण हमारा जो आज का भौतिक प्रदेश है उसमें कोई न कोई नकारात्मक नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो इन नुकसान को या इस प्रकार के जो हमारे सामने आने वाली समस्याएं हैं, इनको समय रहते हमें बिल्कुल इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। अब देखिए, आपके सामने मैंने एक राजस्थान को पूरा कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश से आप पढ़ते हैं तो आपको सभी को पता है कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है साथियों, इसको राजस्थान के भौतिक प्रदेश को उच्छावश के स्थान पर यानी कि समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर, किसके आधार पर, समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर, समुद्र तल से
औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई के आधार पर राजस्थान के प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। पहला भाग है पर्वतीय प्रदेश, फर्स्ट भाग है पर्वतीय प्रदेश, सेकंड भाग है पहाड़ी प्रदेश, थर्ड भाग है उच्च भूमि प्रदेश, 4 नंबर पे आएगा मैदानी भूमि और 5 नंबर पे आएगा निम्न भूमि प्रदेश। साथियों, राजस्थान के पूरे मानचित्र की बात करें तो ये पूरे मानचित्र को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है जिसमें पर्वतीय प्रदेश, यह साथियों राजस्थान का वह भाग है जो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो कि हमारी अरावली वाली भाग। पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो साथियों समुद्र तल से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। और उच्च भूमि की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 600 मीटर के मध्य रहेगी। और मैदानी भूमि की बात करें तो साथियों इसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर के मध्य रहेगी। और निम्न भूमि की बात करें तो इसकी ऊंचाई 150 मीटर से कम रहेगी। तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान को उच्चावच स्थान या उच्चावच या समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है या भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो साथियों ध्यान रखें 5 भाग। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट बात करें, डिस्कस करें तो साथियों ये जो अगला पॉइंट है इसमें आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इनको उच्चावच और धरातल के आधार पर दोनों को आधार मान करके मोटे रूप से देखें तो 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान को भौतिक प्रदेश है, इनको मुख्यतः बात करें इनको कितने भागों में बांटा, मुख्यतः बात करें तो साथियों मुख्यतः इनको बांटा गया है, वो बांटा गया 4 भाग है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो आपके सामने राजस्थान का मैप दिख रहा है। इसमें से जो आपका पहला भाग दिख रहा है पूरा का पूरा जो डॉटेड कर रखा है मैंने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में आपके दूसरा भाग दिख रहा है जो कि अरावली वाली पर्वतमाला का है, इसे कहते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में जो ब्लू डॉट दिखे हैं ये आपका है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो आपको ग्रीन डॉट देख के बताया गया है ये आपका है हाड़ौती पठारी प्रदेश। मुख्यतः साथियों राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों के बारे में क्या क्या डिस्कस करना है, कौन सा पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा, इसकी बात हम सेशन में करेंगे। तो सेशन को थोड़ा सा शेयर अवश्य करें और लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बुलंद होता है कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हैं, हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करें। आगे देखिए साथियों बात करें आगे तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को साथियों इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। हम अलग अलग डिस्कस करेंगे 4 भागों का, जिसमें पहला भाग हमारा रहेगा शुष्क रेतीला प्रदेश जिसे मरुस्थल कहते हैं। दूसरा भाग रहेगा हमारा जवाई और लोनी का मैदान यानी कि लोनी बेसिन। तीसरा भाग हम पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश जिसे बांगर प्रदेश कहते हैं। और चौथा भाग पढ़ेंगे हम घग्गर का मैदान यानी कि घग्गर नदी का क्षेत्र। तो ये हमारे आते हैं भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता है, इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों ध्यान रखें क्वेश्चन ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है या नहीं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के साथियों 4 उपभाग है, शुष्क रेतीला मैदान, लूणी जवाई मैदान, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। ये चारों के चारों भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से सम्मिलित है। इसके बाद देखिए मोटे रूप से क्वेश्चन और बन सकता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा है तो साथियों इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से तो पहला भाग इसका उत्तरी अरावली, दूसरा भाग है मध्य अरावली और तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली। इसके बाद क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा है तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को साथियों कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। ये आप कहते हैं साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करें आगे तो अगला अपना चौथा भाग आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का प्रदेश या हाड़ौती पठार प्रदेश कहते हैं। इसको साथियों कितने भागों में बांटा है? इसको कुल मिलाकर के हमारे 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भागों में बांटा है इसको, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्ध संद्राकार पर्वत श्रेणी, नदी भ्रमित मैदान,
शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डांग या गंगाधर का उच्च क्षेत्र। ये साथियों 5 भाग है जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल नीट एंड क्लियर और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से हम बहुत अच्छे कंसेप्ट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ तक क्लास हमने बताई। अगर आप अन्य कहीं पर भी देखते हैं तो इतना बात बताने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाती साथ साथ में। हमारा यहाँ पर उद्देश्य न कि बातें करना, न आपको भ्रमित करना, आपको एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुँचाना टारगेट मेरा रहेगा। आगे देखिए, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पूरे के पूरे जो आपका ये भौतिक प्रदेश है, चारों भाग, इन 4 भाग का एक शॉर्ट निचोड़, स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से निचोड़ कहते हैं जिसको अपन, यानी कि पूरे के पूरे भौतिक प्रदेश जो 4 प्रदेश है वहाँ से मोटे रूप से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस सारणी में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल की। नंबर 1 पे बात करते हैं मरुस्थल की। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मरुस्थल का, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितने भाग मरुस्थल है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मरुस्थल है? तो आपको बताना है साथियों 61.11%, 61.11%। या आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग मरुस्थल है? तो साथियों वह 2/3 भाग मरुस्थल है। कितना भाग मरुस्थल है? 2/3 भाग मरुस्थल है। एक प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या मरुस्थल में निवास करती है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या है जो मरुस्थल में निवास करती है? तो साथियों वो आपकी 40%। कितने प्रतिशत है? 40% जनसंख्या जो मरुस्थल में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आता है आपको कि राजस्थान के मरुस्थल के अंदर कितने जिले आते हैं? तो साथियों मरुस्थल में जिले आते हैं 12, लेकिन विशेष ध्यान रखें यदि आपको 12 ना मिले और 13 मिल जाए तो आपका ऑप्शन 13 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। इसकी हम डिस्कस करेंगे पूरी 13 जिला कौन सा है जो शामिल है, कब शामिल होता है, कब नहीं होता है, सब बात करेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी बनता है कि मरुस्थल की मिट्टी कैसी है? राजस्थान के मरुस्थल की मिट्टी की विशेषता क्या है? तो साथियों मरुस्थल के अंदर मिट्टी पाई जाती है बलुई मिट्टी पाई जाती है। और जलवायु कैसी है मरुस्थल की? तो मरुस्थल की जलवायु है शुष्क व अर्धशुष्क, शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु है मरुस्थल की। और यहाँ पर वर्षा की बात करें तो साथियों 25 से कम या 25 से 50 तक होती है। एक तो 25 से कम है और एक 25 से 50 के बीच में होती है। लगभग यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके बाद बात करते हैं साथियों 2 नंबर पर अपने बात करते हैं, वो करते हैं अरावली की। अरावली में आपके पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग अरावली पर्वतीय में आता है? तो साथियों ध्यान रखना उत्तर आएगा आपका 9%। अरावली पर्वतीय प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है? तो जनसंख्या की बात होगी तो उत्तर आएगा 10%। जिलों की बात होगी तो 13 जिले आएंगे। और मिट्टी कैसी है? तो यहाँ पर मिट्टी पर्वतीय मिट्टी है या वन्य मिट्टी है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? तो जलवायु यहाँ की उप आर्द्र जलवायु है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु की बात करें तो उप आर्द्र, जिलों की बात करें 13 जिले, जनसंख्या 10% और कुल क्षेत्रफल का खुद कितना है? तो 9%। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो चुका है, सबका क्लियर हो गया ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्वी मैदान है, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग इसके पास में है? तो साथियों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कुल 23% भाग जहाँ है वहाँ पर पूर्वी मैदान स्थित है। यानी कि राजस्थान के 23% क्षेत्रफल पर मैदानी भाग पाया जाता है। मैदानी भाग में जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो कुल जनसंख्या का 39% है जो मैदानी भाग में निवास करता है। मैदानी भाग में कुल 10 जिले आते हैं। मिट्टी यहाँ की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मैदानी भाग का जलवायु की बात करें
तो साथियों मैदानी भाग की जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा की भी बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हाड़ौती के दक्षिण पठार की, या हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। क्वेश्चन यहाँ बनता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का क्षेत्रफल कितना है कुल राजस्थान के क्षेत्रफल में? तो 6.89% है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 11% जनसंख्या निवास करती है। कितने जिले शामिल है? तो 7 जिले शामिल है। इसके बाद यहाँ की मिट्टी कैसी है? तो यहाँ की मिट्टी काली या रेगुर मिट्टी है और अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अब साथियों आप जिलों की बात करें तो 13, 26 और 10, 13, 26, 26 और 10, 36 और 7, यानी कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जो डबल आएंगे। कुछ ज़िलों के अंदर आधे भाग में मरुस्थल है, आधे भाग में अरावली है। तो ध्यान रखना, ये अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो अगला पॉइंट आता है आपके सामने कि राजस्थान में भूगर्भिक संरचनाओं और भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में विशिष्ट स्थान है। राजस्थान में प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युग के भी अवशेष मिलते हैं। राजस्थान में आद्य महाकल्प के भी अवशेष मिलते हैं। पुराजीवी महाकल्प के भी अवशेष मिलते हैं। प्रागजीवी महाकल्प के भी अवशेष मिलते हैं और नवीनजीवी महाकल्प के भी अवशेष मिलते हैं। साथियों ये क्या चीज़ है? आद्य महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प और प्रागजीवी महाकल्प, इसके बारे में जानकारी यदि आपको चाहिए डिटेल में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। इसके बाद देखिए साथियों एक आता है कि बाप ब्लोडर बेड, ये क्या चीज़ है? तो साथियों ये अपना जोधपुर का बाप गांव है और यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं जो पुराजीवी महाकल्प के परमियन कार्बोनिफेरस युग के हैं। परमियन कार्बोनिफेरस युग। ध्यान रखना साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाप ब्लेडर पुराजीवी महाकल्प के कौन से युग का अवशेष है? तो ये क्वेश्चन बना हुआ है परमियन कार्बोनिफेरस युग के अवशेष मिले हैं और इन्होंने साथियों हिमवाहित माना है। कुछ ग्लोसम खंडों के भी अवशेष मिले हैं जहाँ पर लकीरों के चिन्ह हैं और जो संभवतः हिमवाहित होने के कारण घर्षण से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद बात करें आगे तो एक पॉइंट आता है भादुरा बालुकासम। साथियों ये भादुरा बालुकासम जो है ये जोधपुर का स्थान है और यहाँ पर जीवाश्म युक्त कुछ अवशेष मिले हैं जो बाप और भादुरा के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ से आपको साथियों जीवाश्म के बारे में जानकारी मिली है। अब अपने पास में पहला पॉइंट हम अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सबसे पहला पॉइंट यहाँ से साथियों यही आता है कि इसका निर्माण काल क्या है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण काल क्या है? तो आपको ध्यान रखना टर्शियरी काल या क्वार्टनरी काल, टर्शियरी काल या क्वार्टनरी काल में इसका निर्माण हुआ था। और क्वार्टनरी काल में कौन सा भाग? तो प्लीस्टोसिन भाग में इसका निर्माण हुआ था। इसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसकी बात करें तो जो साथियों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे मरु प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार की बात करें लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। मरुस्थल की बात करें तो लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो लगभग 61% है। संपूर्ण राजस्थान का लगभग 61% भाग है और इस मरुस्थल में राजस्थान की कृषि आयोग के अनुसार सिरोही के अतिरिक्त 12 जिलों को शामिल किया गया है। यानी कि यहाँ पर सिरोही को शामिल नहीं किया गया है, जो कि राजस्थान कृषि आयोग ने बताया कि सिरोही इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर सिरोही जिला सहित है और जिलों की संख्या 13 है। ठीक है, मैंने बताया था पहले पिछले स्लाइड में कि 12 जिले और 13 जिले, तो 13वां जिला सिरोही है। लेकिन आपको पूछे कि राजस्थान कृषि आयोग के अनुसार
मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, तो 12 जिले आते हैं। और पूछे वास्तविक जिले कितने हैं, तो 13 जिले। या पूछे कि राजस्थान कृषि आयोग के अनुसार कौन सा जिला मरुस्थल में शामिल नहीं है, तो सिरोही शामिल नहीं है। कौन कौन से जिले शामिल है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, ये मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। ध्यान रखना विशेष तौर से जिलों का नाम भी, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि मरुस्थल का विस्तार कौन से ब्लॉक में है, तो मरुस्थलीय ब्लॉक 85 के अंतर्गत है। आपको पूछे कि दक्षिणी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, तो 300 मीटर, 300 किलोमीटर सॉरी, लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से साथियों औसत ऊंचाई हुई 250 मीटर या 200 से 300 मीटर के मध्य। फिर आपको क्वेश्चन बनता है ताप के मान, तापमान क्या रहता है, तो साथियों मरुस्थल का तापमान है गर्मियों में रहता है 49 डिग्री के आसपास, सर्दियों में रहता है -3 डिग्री के आसपास और औसत तापमान रहता है 22 से 25 डिग्री के आसपास। तो तापमान में भी यहाँ बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं आगे वर्षा की। तो साथियों मरुस्थल की वर्षा की बात करें तो मरुस्थल में वर्षा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, 20 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यहाँ की वनस्पति कैसी है, तो यहाँ की वनस्पति को साथियों जीरोफाइट या शुष्क वनस्पति कहते हैं। जीरोफाइट या शुष्क वनस्पति पाई जाती है मरुस्थल के अंदर। मरुस्थल की मिट्टी की बात करें तो रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में साथियों ये जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ है 8 का कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल क्या है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस दिशा में है, तो आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपका मैप है, इसमें उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। ऐसा कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ढाल की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इसकी दिशा हो जाएगी। तो ठीक है, ध्यान रखना मरुस्थल का ढाल कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसके बाद आगे बात करते हैं साथियों। तो आगे है कि मरुस्थल को अपन अध्ययन करेंगे तो मरुस्थल का अध्ययन अपन 2 भागों में बांट कर करेंगे। मरुस्थल का अध्ययन मोटे रूप से 2 भागों में बांट के करेंगे। एक अध्ययन होगा हमारा जिसमें हम पढ़ेंगे केवल और केवल शुष्क मरुस्थल को, और एक हमारा पॉइंट रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल को। शुष्क मरुस्थल वो स्थान जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम, और अर्ध शुष्क जिसको बांगड़ प्रदेश कहते हैं, और यहाँ पर वर्षा का स्थान या वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य। आपको क्वेश्चन साथ में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के शुष्क मरुस्थल को और अर्ध शुष्क मरुस्थल को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है, तो वह साथियों 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यह मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन बन सकता है कि मरुस्थल को शुष्क व अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, तो उस रेखा का नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये एक पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए आगे बात करें साथियों, तो अपना पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेशों को शामिल करके मरुस्थल कहा गया है। अब शुष्क मरुस्थल प्रदेश को साथियों अपन 2 भागों में अलग अलग अध्ययन करेंगे। वापस अलग अलग अध्ययन करेंगे। एक अध्ययन रहेगा हमारा बालू का स्फोट मुक्त, और एक अध्ययन रहेगा बालू का स्फोट युक्त। बालू का स्फोट मुक्त के अंतर्गत भाग आता है मरुस्थल का, हुआ था 41.5% शुष्क का, और बालू का स्फोट युक्त में भाग आएगा 58.5%। और बालू का स्फोट मुक्त रहेगा, वहाँ पर कोई प्रकार के टीले नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा हमादा।
हमादा क्या है? तो साथियों हमादा एक पथरीला मरुस्थल है। क्या है? क्वेश्चन आता है हमादा है, तो हमादा है एक पथरीला मरुस्थल। क्या है? पथरीला मरुस्थल है। और बालू का स्फुट युक्त की बात करेंगे तो इसके अंदर साथियों अपन पवनों के अनुसार मिट्टी है वो अलग अलग निक्षेपण होते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के बालू का स्फुट बनाते हैं, जिनका हम डिस्कस से अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। साथियों आज थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम होने की वजह से मैंने क्लास को स्वीट एंड शॉर्ट तरीके में आपको कुछ बेसिक बातें बताई है। अगर आपको इस जानकारी से आपको कितना क्या चीज़ फायदे रहा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर चुके हैं, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके एक क्लास हो जाएगी कंप्यूटर की, क्योंकि हमारा साथ में टॉपिक है कंप्यूटर साथ में जुड़ा हुआ है। एक आपकी गणित की क्लास शुरू हो जाएगी और एक आपकी साथियों इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, अंग्रेजी। इसी के साथ साथ इंडिया जीके की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी मॉर्निंग में, वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और राजस्थान जीके की थ्योरी क्लास रिकॉर्ड मिलेगी, जबकि क्वेश्चन आंसर की क्लास रहेगी वो लाइव रहेगी। बाकी सारी क्लास साथ में रिकॉर्डेड माध्यम से, और एक तरह से ऐसी क्लास जिसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करना है वो आपको मिलता रहेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ अभी मैं क्लास को यहीं विराम देता हूँ आज। जय हिंद, जय भारत।